हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शान व्लॉग में। हमने पिछली वीडियो में NPCIL केगा के प्लांट ऑपरेटर मॉक टेस्ट सेकंड के 20 क्वेश्चंस हल किए थे। आज इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एक बल्ब के तंतु के माध्यम से 2 घंटे के लिए 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ के माध्यम से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसा आप सब जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, यानी I बराबर Q/T, जहाँ I विद्युत धारा, Q आवेश और T समय को दर्शाता है। विद्युत धारा को एम्पियर से दर्शाया जाता है, Q कूलाम से और T समय से। हमें यहाँ Q का मान ज्ञात करना है, तो Q बराबर I इंटू T। अब आप सब जानते हैं कि I यानी कि विद्युत धारा हमें 10 एम्पियर दी हुई है, समय हमें 2 घंटे को मिनट में तो इंटू 60 और मिनट तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसे हम 60 से गुणा कर देंगे। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 72,000 कूलाम। 72,000 कूलाम इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता का वही न्यूनतम मान क्या है जिसे धारिताओं 1 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड के 3 संधारित्रों को संयोजित करके प्राप्त किया जाता है। जब भी धारिताओं को जोड़ा जाता है तो प्रभावी धारिता जब धारिताओं को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रभावी धारिता हमें प्रभावी धारिता इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से प्राप्त होती है। बात करें हम C1 का मान आपको 1 पिकोफैराड, C2 का मान आपको 2 पिकोफैराड और C3 का मान 4 पिकोफैराड दिया हुआ है। C1, C2, C3 के मान रखने पर हमें 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। आइए इसे आगे हल करते हैं। तो आप सबको पता है कि इसे आगे हल करने के लिए हमें LCM 4 लेना होगा। 4 LCM के साथ हमें प्राप्त होता है 4 प्लस 2 प्लस 1। जैसे हम इसे हल करते हैं तो ये हमें 7/4 प्राप्त होता है, जो कि हमारा 1/, प्रभावी धारिता का मान है। हमें प्रभावी धारिता का मान इसमें निकालना है। प्रभावी धारिता होगी, इसे हम जिसे हम प्रभावी धारिता से व्यक्त कर रहे हैं, ये इक्वल होगा इसका प्रतिलोम करने पर प्राप्त। तो 7/4 का प्रतिलोम 4/7 पिकोफैराड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4/7 पिकोफैराड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 6 ओम, 12 ओम और 18 ओम के मान के प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा गया है। परिपथ में समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा? आप सब जानते हैं, जब भी प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों का योग ही उसके समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होता है। तो जैसे हम 6 ओम प्लस 12 ओम प्लस 18 ओम का योग करते हैं तो हमें प्रभावी प्रतिरोध, समकक्ष प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो इन सब का योग हमें 36 प्राप्त हो रहा है। तो जो समकक्ष प्रतिरोध है वो 36 ओम होगा। ये आंसर इसका राइट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो आप सब जानते हैं कि पदार्थ की प्रतिरोधकता तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा तार का पदार्थ। बात करें अगले क्वेश्चन की, चुंबक द्वारा कौन सी सामग्री आकर्षित होती है?
ऑप्शन है सोना, ऑप्शन सेकंड कॉपर, थर्ड ऑप्शन निकेल, फोर्थ ऑप्शन सिल्वर। आप सब जानते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है। लोह चुंबकीय पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, निकेल, कोबाल्ट, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निकेल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक तरंगिकाओं के ह्यूजेंस सिद्धांत के अनुसार तरंगांक पर प्रत्येक कण। तो आप सब जानते हैं कि हाइजेंस नियम के अनुसार तरंगांक पर प्रत्येक कण द्वितीयक गोलाकार तरंगाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे हमें एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में व्यवहार करता हुआ वह हमें दर्शाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि द्वितीयक तरंगिकाओं में हाइजेंस सिद्धांत के अनुसार तरंगांक पर प्रत्येक कण एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में व्यवहार करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसी धातु का कार्यफलन निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यफलन पर। तो कार्यफलन क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसे ही हम कार्यफलन कहते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी धातु का कार्यफलन निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो कार्यफलन धातु पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। आप सब जानते हैं माध्य जिसे हम औसत के नाम से भी जाना जाता है, उसका सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और आप सब जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n+1/2 होता है। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। अब इसे हम n से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमसे कहा गया है कि n संख्याओं का आपको माध्य निकालना है। तो राशियों का योग आपको बता दिया है। अब इसमें हमें राशियों की संख्या यानी कि n से इसको डिवाइड करना होगा। n से n कैंसिल, तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा n+1/2। इसका राइट आंसर होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत या माध्य n+1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि A यूनियन B A के बराबर है तो A यूनियन B इक्वल है A के, तो आपको A इंटरसेक्शन B आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B। करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि आव्यूह आपको दिया हुआ है जिसमें स्तंभों की संख्या 3 है और पंक्तियों की संख्या भी 3 दी हुई है कि सारणी ज्ञात कीजिए या इसका मान आपको इसमें बताना है। जब भी आपको आव्यूह का मान निकालना हो तो सबसे पहले आपको उस पंक्ति या उस स्तंभ को देखना होता है जहां आपको 0 या 1 दिया हो। तो मैं जहां तक इसमें देख पा रहा हूं कि मुझे 0 और 1 दोनों चीज़ें पंक्ति संख्या 3 में दिए हुए हैं। तो मैं पंक्ति 3 के अनुसार इसका मान निकालने की कोशिश करूँगा। तो मुझे सबसे पहले पंक्ति संख्या 3 जो आपको दी हुई है 101, आइए इसके प्रसार से हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 को लेता हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे मैं इस 1 को ले रहा हूँ तो मुझे इन 3 और इसे छोड़ के और जो बाकी के बचे हुए हैं इनको लेना होगा। तो जैसे ही मैं 2 को और इन्हें क्रॉस गुना किया जाता है तो 2 एकम 2 माइनस फिर से आप करोगे तो 2 एकम 2। अगला है आपके पास 0 माइनस 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हम इसका प्रसार अब आगे नहीं करेंगे। बात करते हैं प्लस लगा के 1 से। तो फिर से वही बात है कि हम यहाँ 1 से कर रहे हैं तो हमें इसको छोड़ना होगा और 3 को 2 से और इधर 2 को 3 से क्रॉस में गुणा करके मान लिखना होगा।
तो आप सबको पता है कि 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो 6 - 6 इधर हम इसे लिख सकते हैं, 6 - 6। अब साथ जानते हैं कि 2 में से 2 जाने पर 0 प्राप्त होता है, 0 को 1 से गुणा करने पर भी 0 प्राप्त होता है, 6 से 6 घटाने पर भी हमें 0 प्राप्त होता है, और 0 को आप जोड़ें या घटाएं उसके मान में कोई चेंज नहीं होता है। तो आव्यूह का जो मान होगा वो आपके पास 0 आने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रूट 18,225 का मान आपको 135 दिया हुआ है, यानी 18,225 का जो वर्गमूल है वो आपको 135 है, तो आपको 182.25 प्लस 1.8225 का वर्गमूल का योग आपको इसमें बताना है। हमने पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो जितने अंक से पहले दशमलव लगा होता है उसके हर में हम उतने ही 0 लगा देते हैं। तो आइए इस सवाल को शुरू करते हैं। मैं इस 182.25 को 18,225/100 लिख सकता हूँ। तो हम बात करते हैं, मैं यहाँ एक बड़ा वर्गमूल का चिन्ह लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 18,225 डिवाइड बाई, आप सबको पता है कि यहाँ दशमलव से पीछे 2 अंक दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ इसके बटे में 2 0 लगा सकता हूँ, प्लस फिर से मुझे 18,225 डिवाइड बाई, अगले में आपको दे रखा है कि 4 अंक से पहले आपको दशमलव दिया हुआ है, यानी बटे में आपको 4 0 इसमें लगाने होंगे। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको रूट 18,225 का मान 135 दिया हुआ है और 100 का वर्गमूल आप सब जानते हैं कि 10 होता है, तो 135/10 135/10 प्लस इसका होगा 135/100। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इसको आगे हल करने की। तो आप सब जानते हैं कि हम 135 में जब 10 का भाग दिया जाता है तो आता है हमारे पास 13.5, और जब 135 में 100 का भाग दिया जाता है तो आता है 1.35। जब इनका योग किया जाता है तो हमारे पास प्राप्त होता है 14.85। आप सब जानते हैं कि जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 14.85। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14.85, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि दीर्घवृत्त x²/100 प्लस y²/75 इक्वल 1 के नाभि लंब की लंबाई क्या होगी। तो आप सबको पता होगा कि नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है। वो सूत्र है 2b²/a। 2b²/a। अब आप कहोगे कि इसमें b और a हमें कहाँ से प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है x² a² प्लस y² b² इक्वल 1। b² का मान आपको 75 दिया हुआ है, b² का मान आपको 75 दिया हुआ है और a² का मान आपको 100 दिया हुआ है। a² से हम यदि a का मान निकालें तो a का मान हमारे पास आता है 10, क्योंकि 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10। तो इन सब का मान हम यहाँ जैसे ही इसमें पुट करते हैं तो आपको पता है 2 × 75 डिवाइड बाई 10। जैसे ही इसे हल किया जाता है तो हमारे नाभि लंब की लंबाई प्राप्त होती है। आइए इसे हल ही कर देते हैं। जैसे ही मैं 2 को 75 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 150 डिवाइड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि
एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या है, जहाँ एल एन एन रेखा के दिक् कोसाइन है। आप सबको पता होगा कि रेखा के दिक् कोसाइन के वर्गों का योग हमेशा 1 होता है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर सेकंड में -1, थर्ड में आपको 2 और 4 में 0। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, पहले में भी 2 है, तीसरे में भी आपको 2 दिया हुआ है। तो आपको इसमें करेक्शन कर लेना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको 1 लिखना है और यही आपका आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 2 रेखा y बराबर m1x प्लस c1 और y2 बराबर m2x प्लस c2 के बीच का कोण c क्या है। तो आप सब जानते हैं कि जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर। सॉरी, एक मिनट। जो आपके पास इसका जो आंसर होगा वो होगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में इसको देखने को मिल रहा है। यह है आपका सीधा सीधा 2 रेखाओं के बीच कोण निकालने का सूत्र होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अवकल समीकरण y बराबर x dy अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की डिग्री क्या है। जब भी आपको अवकल समीकरण की घात बतानी होती है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमें यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स। इसके अलावा हमें और कोई पद इसमें नहीं दिया हुआ है। अब हमें dy अपॉन डी एक्स की ही अधिकतम घात को देखनी है, जो आपको द्वितीय पद में आपको 2 दी हुई है। तो इस जो समीकरण की जो डिग्री है वो होगी 2। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 है और जो बिंदु 4,5 से होकर गुजरता है। आप सब जानते हैं कि जैसे ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र होगा और ये यहाँ इस बिंदु से होकर के जा रहा है। तो जो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही इसकी त्रिज्या होती है। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप सब जानते हैं, आपने कक्षा 10th में भी इसे पढ़ा है, कक्षा 11th में भी आपने इसको पढ़ा है। तो आइए हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र द्वारा इसे हम देखते हैं। तो यहाँ हम इसे देखते हैं तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है आपके पास रूट x2, जो कि आपको 4 दिया हुआ है, x2 माइनस x1 जो कि आपको 2 दिया हुआ है का होल स्क्वायर प्लस y2 जो कि आपको 5 दिया हुआ है माइनस y1 आपको 2 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर। आप सब जानते हैं कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और इन्हें हम लिखते हैं। जैसे हम इसे हल करते हैं तो आपके पास 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 और 9 का योग आपको √13 इसका राइट आंसर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट आपको निकालनी है cos x की। तो जैसे ही हम इसमें लिमिट cos x की, यदि मैं x की जगह यहाँ 0 पुट करता हूँ तो आप सब जानते हैं कि cos 0 का मान हमें 1 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि cos 75 का मान क्या होगा। आप सब जानते हैं कि मैं cos 75 को cos 30 प्लस 45 लिख सकता हूँ। और आप सब जानते हैं कि cos a प्लस b बराबर होता है
कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जैसे ही हम इसे हल करते हैं तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अब इनके मान हम रखते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कोस 30 का मान √3/2 इंटू कोस 45 1/√2 माइनस साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 बढ़ते हैं आगे। तो आप सब जानते हैं कि जब मैं इसे गुणा करता हूँ तो आपको पता है √3 को जैसे ही मैं 1 से गुणा करता हूँ तो √3 और 2 को √2 से गुणा करने पर 2√2 माइनस 1 को 1 से गुणा करने पर 1 डिवाइड बाई 2√2। बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे ही मैं इसका एलसीएम 2√2 लेता हूँ तो मेरे पास ऊपर बचता है √3 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा √3 माइनस 1/2√2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि sin 4x का आपको समाकलन करना है। तो जब भी आपको समाकलन sin ax dx दिखे तो इसका सीधा एक सूत्र होता है -1/a cos ax प्लस c। जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि मुझे एक ही जगह 4 दिया हुआ है। आप इससे कम जब तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि एक ही जगह मुझे 4 दिया हुआ है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि -1/4 cos 4x प्लस c। तो देखते हैं कहाँ आपके पास ये आंसर देखने को मिल रहा है। तो आप जैसे इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास कि -cos 4x/4 प्लस c ही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं कि कोट इनवर्स √3 का मान क्या है। मैं इसे कोट इनवर्स √3 = में इसे x मान लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसे आगे करूँगा तो मुझे cos x बराबर √3 प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई होगी। और आप सब जानते हैं कि कोट √3 का मान कोट 30 डिग्री होता है। कोट 30 डिग्री इसका मान होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो x निकल के आएगा वो 30 डिग्री आएगा और 30 डिग्री का रेडियन में मान π/6 होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा π/6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ के मैदान की आंतरिक परिधि 440 सेंटीमीटर है। बाहरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात आपको इसमें करनी है। तो मैं आपको पहले इसका एक चित्र बना देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। आपके पास यहाँ पर एक छोटा वृत्त है और एक आपको यहाँ बड़ा वृत्त दिया हुआ है। तो इनके बीच की जो ये वाली दूरी है ये है आपके पास 14 सेंटीमीटर और इस जो छोटे वृत्त की आपको परिधि दी हुई है
वो है 440 सेंटीमीटर। अब हमें बाहरी वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इस छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी और उसमें जैसे ही हम इस चौड़ाई को ऐड करेंगे तो हमें बाहरी वृत्त की त्रिज्या प्राप्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, 2πr। तो मैं इस छोटे वृत्त के लिए r1 लिख लेता हूँ। तो आप सब जानते हैं ये आपको 440 दी हुई है। यहाँ से मैं 2 से इसको काट लेता हूँ, मेरे पास ये 220 प्राप्त होता है। यहाँ से मैं r1 इक्वल टू पाई का मान आप सब जानते हैं 22/7 होता है। तो यहाँ जो 7 बटे में है वो यहाँ गुणा में, और जो 22 आपको गुणा में दिया हुआ है वो यहाँ पर भाग में जाने वाला है। तो मैं इसे 220 डिवाइड बाई 22, जैसे ही मैं इसे हल करता हूँ तो मेरे पास r1 बराबर 70 सेंटीमीटर यहाँ प्राप्त होता है। अब बहुत से बच्चे देखेंगे कि सर इसमें 70 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैं आपके डाउट को बता दूं कि जो ये 70 सेंटीमीटर आ रहा है वो आंतरिक वृत्त की परिधि हमें प्राप्त हो रही है। अब आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हुई है। अब इस आंतरिक वृत्त की त्रिज्या में हम जैसे ही 14 सेंटीमीटर ऐड करते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको चित्र के द्वारा इसे समझाया था। तो जैसे ही हम 70 में 14 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 84 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे बाहरी वृत्त की त्रिज्या होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से क्या एक परमाणु के ब्रिज केंद्र के अंदर मौजूद ऊर्जा है। ब्रिज केंद्र का मतलब नाभिक है, और आप सब जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम के 2 गुणा 10⁻22 परमाणुओं में सोडियम के अणुओं की संख्या क्या है। तो आप सब जानते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब जानते हैं कि इसमें अणुओं की संख्या आपसे नहीं पूछी गई है, यहाँ पर आपसे इनके मोल ही पूछे गए हैं। आप सब जानते हैं कि किसी भी संख्या के मोल निकालने के लिए आप परमाणुओं की संख्या में जैसे ही आवोगाद्रो संख्या से उसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ आपको परमाणुओं की संख्या आपको दी हुई है 2 गुणा 10⁻22। जैसे ही हमें इसे आवोगाद्रो संख्या जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, इसे हम बहुत से क्वेश्चन में 6.023 को लगभग 6 के बराबर मान लेते हैं। तो मैं इसे 6 ही मान लेता हूँ कि 6 इंटू 10⁻23 ये आवोगाद्रो संख्या से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 6 3 बार डिवाइड हो गया, 10⁻22 से 10⁻23 10 बार हो गया। तो जैसे ही हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो आपके पास 1/30 इसका राइट आंसर प्राप्त होता है। तो 1/30 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन तत्व के बाह्यतम आवरण का विद्युत विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो आप सब जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसके बाह्यतम कोश की यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो होता है 3s2 3p5। ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि साधारण गणीय, निकाय केंद्रीय गणीय और फलक केंद्रीय गणीय संरचनाओं में मौजूद परमाणु की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कि क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था में आपको बताया गया है कि सरल घन संरचना में प्रति इकाई परमाणु की संख्या 1 होती है
केंद्रीय घनीय अंतःकेंद्रीय घनीय में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। बात करें फलक केंद्रीय घन में प्रति इकाई परमाणु की संख्या 4 होती है। और जैसे ही हम इसका अनुपात लेते हैं तो हमें अनुपात प्राप्त होता है 1:2:4। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किसका उपयोग स्वाभाविक रूप से अम्ल और भस्म के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। तो आप सब जानते हैं कि हल्दी, चाइना रोज पंखुड़ियाँ और लाइकेन से प्राप्त किया गया लिटमस, इन सब के द्वारा अम्ल और क्षार, अम्ल और भस्म, जिसे हम क्षार के नाम से भी जानते हैं, की पहचान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। तो आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 5 दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन है फर्स्ट कोक, सेकंड है बिटुमेन, 3 है पैराफिन, चौथा है नेफ्थलीन। तो आप सब जानते हैं कि सड़क निर्माण में आप बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल के सोडियम लवण के जलीय विलयन का सबसे संभावित पीएच मान क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि एथिल एल्कोहल के सोडियम लवण के जलीय विलयन का पीएच मान लगभग 7 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलयन नहीं है। ऑप्शन है दूध, सेकंड है सिरका, तीसरा है कोक, चौथा है वायु। आप सब जानते हैं कि सिरका एसिटिक अम्ल और पानी का मिश्रण होता है, कोक कार्बोनेटेड पानी प्लस चीनी का मिश्रण होता है, और वायु एक शुद्ध मिश्रण हम कह सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य सभी गैसों का मिश्रण होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दूध, कि दूध कोई विलयन नहीं है। तो हमने NPCIL कैगा के मॉक टेस्ट सेकंड प्लांट ऑपरेटर के मॉक टेस्ट सेकंड को सभी क्वेश्चंस हल कर लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पर NPCIL कैगा के लिए मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो वो लोग जल्दी से हमारे चैनल पर मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आपको मॉक टेस्ट, ई बुक्स, वीडियो सॉल्यूशंस आदि के माध्यम से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।